ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केजीएमयू अवैध धर्मांतरण मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने नए सिरे से शुरू की जांच। अफसरों और कर्मचारियों के बयान होंगे दर्ज। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का होगा अध्ययन। झारखंड में कोचिंग सेंटरों ने मनमानी पर लगेगा लगाम। राज्य में झारखंड कोचिंग नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक लागू। कोचिंग सेंटरों ने मनमानी की तो भरना पड़ेगा 10 लाख जुर्माना। संभल हिंसा से जुड़े मामले में गिरी गाज। सीजेएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला। विभांशु सुधीर के सीईओ अनुज चौधरी सहित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद तबादला। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने फैसले के अमल पर रोक लगाई। नई निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बनाने की है बात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर है ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की धमकी दोहराई। ट्रंप ने कहा पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को भी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की अपनी धमकियों को दोहराते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है और ग्रीनलैंड अनिवार्य है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि वे ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए कितना आगे जाने को तैयार हैं और उन्होंने जवाब दिया, आप पता लगा लेंगे। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि एक नियमों के बिना दुनिया की ओर बढ़ने का खतरा है। जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि पुराना आदेश वापस नहीं आ रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपने दावों को सही ठहराते हुए कहा कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन है। दूसरी ओर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं ने कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और वे अमेरिकी नियंत्रण में नहीं जाना चाहते। वहीं इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे ग्रीनलैंड पर अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और अमेरिकी धमकियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की धमकी दोहराई है, लगातार धमकियां दी जा रही हैं, इसको लेकर और क्या जानकारी है? बाकी देशों के क्या बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर वो डेनमार्क को लगातार आए दिन धमका रहे हैं, ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका का अगला कदम इस किसी यूरोपीय देश पर हो सकता है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप से भी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि अमेरिका को अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है और इसीलिए अमेरिका इस क्षेत्र में रूसी और चीन की नौसैनिक गतिविधियों का हवाला देता रहा है। अब ऐसे में जो नाटो को लेकर के जो भविष्य दिख रहा है, यूरोपीय देशों का कहना है कि ऐसे में नाटो बिखर जाएगा। उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है जो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। नाटो के लिए मुझे से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब नाटो के लिए अमेरिका से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया है। और ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि हम एक ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे नाटो बहुत खुश होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें सुरक्षा कारणों से ग्रीनलैंड की आवश्यकता है और हम चाहेंगे कि ग्रीनलैंड हमें सौंप दिया जाए। ऐसे जो अगला कदम होने जा रहा है, जो हाल फिलहाल की घटना के अनुसार दावोस में ट्रंप एक बैठक करने जा रहे हैं और वहां पे वो शायद उससे पहले नाटो चीफ मार्क रूट से फोन पर बात करेंगे और बात करके तमाम मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के लिए धमकियां दोहराई हैं। लगातार ट्रंप धमकियां दिए जा रहा है बाकी देशों को। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है कि एमजीयू अवैध धर्मांतरण मामला स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच नए सिरे से शुरू की।
अफसरों और कर्मचारियों के बयान होंगे दर्ज, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का अध्ययन। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। एसटीएफ की टीम अब यूनिवर्सिटी के संबंधित विभागों में गहन छानबीन कर रही है। एसटीएफ इस मामले में विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ ने पैथोलॉजी विभाग और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इन दोनों विभागों के डॉक्टरों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों व अन्य डिटेल्स को भी एसटीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया है। इनसे बयान दर्ज कराकर मामले की हर परत को खोलने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसी मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के आगरा कनेक्शन को भी बारीकी से खंगाल रही है। आगरा में डॉक्टर रमीज के पुराने सहयोगी और वहां से संचालित होने वाले व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामिक मेडिकोस के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसटीएफ इस ग्रुप के एडमिन और अन्य सदस्यों की पहचान कर उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। यह ग्रुप कथित तौर पर मेडिकल छात्रों के बीच धार्मिक गतिविधियों और संभावित नेटवर्क को बढ़ावा देने से जुड़ा माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से एसटीएफ नए तरीके से जांच शुरू कर रही है, उसमें क्या कड़ियां अहम आ रही हैं और मामला किस स्तर पर पहुंच गया है? बिल्कुल, देखिए, जो ये पूरा मामला है केजीएमयू में धर्मांतरण का, जिसमें डॉक्टर जो रमीजुद्दीन जो इसमें आरोपी था, जो अरेस्ट हो चुका है, उसको लेकर लगातार जांच चल रही है। और अब जो ये सामने आया है कि जांच एजेंसियों ने उसका एक लैपटॉप उसने रिकवर किया है, जिसमें पिछले 10 साल से अधिक का डाटा सेव कर रखा हुआ था उसने जी। और जब जो बातें सामने आ रही है वो ये निकल कर आ रहा है कि डाटा जो न सिर्फ जो उसकी निजी गतिविधियां थी उसका पूरा रिकॉर्ड है इस डाटा में, बल्कि जो मेडिकोस ग्रुप जो बनाया गया था, इन लोगों ने जो एक अपराध को अंजाम देने के लिए मेडिकोस ग्रुप बनाया था, उसमें जो संदिग्ध संपर्क हैं, तमाम जो अश्लील वीडियोज हैं, उसमें ये भी सामने आए हैं। ऐसा सूत्रों का कहना है, ऐसा ये कहा जा रहा है। और ये पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द फॉरेंसिक जो डाटा है उसकी मदद से ये सारी चीजें रिकवर की जाएंगी, ताकि इसका खुलासा हो सके कि जो रमीजुद्दीन किस तरह से काम कर रहा था, किस तरह से उसका नेटवर्क था और कितना व्यापक रूप से उसका नेटवर्क फैला हुआ था। क्या सिर्फ केजीएमयू तक का मामला था या कहीं और बाहर का मामला था? तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि केजेएमयू अवैध धर्मांतरण मामले में एसटीएफ ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। वहीं अफसरों कर्मचारियों के बयान भी अब दर्ज होंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कोचिंग सेंटरों ने मनमानी पर लगेगा लगाम। झारखंड कोचिंग नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक लागू। कोचिंग सेंटरों ने मनमानी की तो भरना पड़ेगा 10 लाख जुर्माना। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कानून पर लगाई मोहर। आपको बता दें, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने तथा उन्हें विनियमित करने संबंधित झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 पर मंगलवार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग द्वारा इसे गजट में अधिसूचित किए जाने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा तथा इसके प्राविधान लागू हो जाएंगे। इस कानून के तहत राज्य में बिना निबंधन कोई कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होगा। साथ ही उन्हें इस कानून का सख्ती से अनुपालन करना होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध पहली बार 5 लाख रुपए तथा दूसरी बार 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बार बार निर्देश के बाद भी प्राविधानों के अनुपालन नहीं करने पर उनका पंजीकरण रद्द करने तथा उन्हें काली सूची में भी डाला जा सकेगा। हालांकि इसके लिए सेंटरों को शोकास का जवाब देने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा। इन संस्थानों की निगरानी जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जिला के पुलिस अधीक्षक, कुलपति द्वारा मनोनीत अंगीभूत कॉलेज के एक प्राचार्य, जिला नियोजन पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक इसके सदस्य होंगे। विधेयक का उद्देश्य राज्य में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, नियंत्रण, विनियम तथा न्यूनतम मानकों के निर्धारण करना, फीस, आधारभूत संरचना और कामकाज में पारदर्शिता लाना है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के हितों की रक्षा, कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। यह 50 से अधिक छात्र छात्राओं वाले कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा।
जिनमें ऑनलाइन तथा हाइब्रिड मोड पर संचालित संस्थान भी सम्मिलित है। संस्थानों को पंजीकरण के लिए 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी तथा 1000 से अधिक छात्रों वाले सेंटर में मनोचिकित्सक नियुक्त करने होंगे। पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल तैयार होगा, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से ये जो एक्शन लिया गया है कोचिंग नियंत्रण को लेकर, उसको लेकर और क्या जानकारी है? क्या ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है और जुर्माना भी लगाया गया अगर कोई इसका कानून तोड़ता है तो? मैं बताऊं कि ये जो है कोचिंग सेंटर का जो ये प्रचलन है, ये झारखंड में ही अकेले इससे प्रभावित नहीं है। ये पूरे तमाम देश में ऐसा जो है कोचिंग सेंटर की जो मनमानी है लगातार जो सुनने को मिलती है। इसी कड़ी में जो है झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कल एक झारखंड नियंत्रण कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन करने से संबंधित विधेयक कल 2025 का विधेयक लाया। अब ये विधेयक अगर ये विधि द्वारा गजट के अधिसूचना होने के बाद क्या होगा, ये कानून का रूप ले लेगा और कानून रूप ले लेगा तो इसके प्रावधान बनाए गए हैं और बिना इसमें अगर ये जब कानून हो जाएगा तो अब जिसमें झारखंड के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मनमानी होती है वो नहीं चलेगी। तो बिना निबंधन का कोई जो है कोचिंग सेंटर संचालित नहीं कर सकता है। निबंधन के भी अपने मायने रख दिए गए हैं कि इनके रजिस्ट्रेशन होगी तो ये क्राइटेरिया, इनकी क्राइटेरिया होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या कोचिंग सेंटर हो, जो भी हो उन पर ये स्पष्ट रूप से लागू होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर इस कानून को अगर कोई तोड़ता है, इसके इतर अगर कानून विधेयक के इतर अगर कुछ अलग से करता है या मनमानी करता है तो उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। दूसरी, अगर फिर एक बार और अगर जुर्माना होने के बाद अगर फिर से एक बार और करता है तो फिर अगली बार उसको 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। और अगर बार बार वो गलती करता है, बार बार वो मनमानी करता है, उसकी शिकायतें सुनने को मिलती हैं, तो उसके लिए उसका निबंधन जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है, जिला स्तर पर ये कमेटी बना दी गई है कि इसकी जो है जो मॉनिटरिंग करेंगे वो डीसी करेंगे, यानी उपायुक्त करेंगे, एसपी करेंगे, वहां के जिला कप्तान करेंगे और जो तमाम जो बड़े जो पदाधिकारी होंगे वो करेंगे। दूसरी तरफ और भी इसमें है कि इसकी जब कानून जो बनेंगे, विधेयक बनेंगे, इसके लिए जो कम से कम जो इसका जो इस समिति में जो लोग होंगे वो कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के, यानी जिला न्यायाधीश के रूप में जो होंगे, जो या रिटायरमेंट के हुए हो या सेवानिवृत्त हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उनका जो है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में या उनका कार्यकाल रहा हो, उनका जो है सो उसमें समिति में होंगे और उसमें कोई बड़े पदाधिकारी भी रह सकते हैं, लेकिन कम से कम ये होना। यानी लब्बो लुभाव ये है कि अगर ये सब सारी चीजें लागू अगर हो जाती हैं तो जो कोचिंग की जो मनमानी है वो पूरी तरह जो है प्रतिबंधित हो जाएगा और जो है इससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। जी अंकिता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड कोचिंग नियंत्रण और विनियम विधेयक लागू कर दिया है, जिसमें कोचिंग सेंटरों ने अगर मनमानी की तो उनपे 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर एक बार ना मानने पर दोबारा जुर्माना लगाया सकता है, जो कि 10 लाख होगा। और इस कानून पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोहर लगा दी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है देहरादून से। होमगार्ड वर्दी घोटाला। होमगार्ड वर्दी घोटाले में जांच शुरू। डिप्टी कमांडर पर आरोप 1 करोड़ का सामान 3 करोड़ में खरीदने का आरोप। आपको बता दें, होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले की गृह विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी है। घोटाले का आरोप डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव पर है। आरोप है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 1 करोड़ रुपए का वर्दी व अन्य सामान 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। कमांडेंट जनरल पीवी के प्रसाद ने विभागीय जांच कराने के बाद श्रीवास्तव की बर्खास्तगी और उनसे 2 करोड़ रुपए की रिकवरी करने की संतुष्टि की है और प्रशासन को लिखा है। गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि इस मामले में 15 दिन पहले कमांडेंट जनरल होमगार्ड का पत्र मिला था। इसमें बताया गया था कि अमिताभ श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितताएं की हैं।
इस मामले की जांच के लिए शासन स्तर के अधिकारियों की टीम बनाई गई है। आरोप है कि जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए की वर्दी 3 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। आपको बता दें कि देहरादून में होमगार्ड वर्दी घोटाले में जांच शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमांडेंट पर यह आरोप लगा है। होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले की गृह विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, उत्तराखंड एक वो प्रदेश बन गया है जहाँ लगातार भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ चल रहा है और उत्तराखंड एक धरना प्रदेश बन के रह गया है। और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने कि जब वो यूपी SSSC के पेपर लीक हुए थे, तब जहां तक नौबत आई, CBI जांच तक की नौबत आई, लगातार 2 बार ये स्थिति हुई कि तुम्हें वो धर्म पेपर कैंसिल करनी पड़े, बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। और अब जो है होमगार्ड भर्ती घोटाले का मामला सामने आ गया है और ये भी बड़ा मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि जो कुछ लोग इधर उत्तरकाशी साइड के थे वहां से ये आग फैली और पूरे प्रदेश में ये स्थिति खराब हो गई कि होमगार्ड भर्ती घोटाला जो है प्रदेश में हुआ है। तो ये लगातार चल रहा है, प्रदेश में भर्तियों का घोटाला लगातार हो रहा है कि हर जगह पे घोटाले। तो इससे सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो ये है, यहाँ पे आ रही है कि युवाओं का भविष्य का क्या होगा। जिन युवाओं ने पेपर दिया, जिन युवाओं ने जो युवा नौकरी कर रहे हैं, और फिर वहां तक आंच आती है कि जगह जगह जहाँ लोग ये चाहते हैं कि ना हो, तो ये हर जगह कहीं वर्दी घोटाला, तो कहीं ये होमगार्ड या पेपर लीक घोटाला, तो ये लगातार चल रहा है। कहीं खनन घोटाला, कहीं शराब घोटाला, ये लगातार चल रहा है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है प्रदेश के लिए कि वर्दी घोटाला, ये जो है वर्दी घोटाला जो हुआ था, इसमें काफी महीने पहले की बात है, बीके प्रसाद थे उस समय, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया और 2 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये कोई छोटा घोटाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है प्रदेश में घोटालों की। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि देहरादून में वर्दी घोटाला हुआ है, जो कि डिप्टी कमांडेंट पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 1 करोड़ का सामान 3 करोड़ में खरीदा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। संभल हिंसा से जुड़े मामले में गिरी गाज, CJM विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला। विभांशु सुधीर ने CO अनुज चौधरी पर FIR दर्ज का दिया था आदेश। अनुज चौधरी सहित पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश के बाद तबादला। संभल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले CJM विभांशु सुधीर को उनके पद से हटाकर सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया है। उन्हें CJM से सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन का पद दे दिया गया है। यह तबादला CO अनुज चौधरी सहित पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश के बाद हुआ है। इसी क्रम में सीतापुर की CJM राजेंद्र कुमार सिंह को इसी पद पर कन्नौज स्थानांतरित किया गया है। इस फेरबदल में इसी स्तर के 8 अन्य न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें, संभल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश दिया गया है। और वहीं आपको बता दें, इस क्रम में सीतापुर की CJM राजेंद्र कुमार सिंह को इस पद पर कन्नौज स्थानांतरित किया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो है अरावली पहाड़ियों को लेकर। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा मामले पर सुनवाई। SC ने फैसले के अमल पर रोक लगाई है। कई नई निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बनाने की है बात। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए उस फैसले के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। कमेटी की सिफारिश में कहा गया था कि अरावली हिल्स में वो पहाड़ियां मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने माना था कि इस मसले पर फिर से गहराई से विचार की जरूरत है। हम इसके लिए नई निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक,
पिछली सुनवाई के बारे में अगर बात की जाए और अगली आज जो सुनवाई होनी है, तो क्या ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं सुनवाई को लेकर, क्या हो सकता है आगे? विवेक, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।